अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ईयर। तो बेसिकली जो कंजेनिटल हियरिंग लॉस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सेंसरी न्यूरल लॉस भी हो सकता है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है। सेंसरी न्यूरल मींस के जो हेयर सेल्स हैं विच आर द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द इनर ईयर, उनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, उनकी डेवलपमेंट सही तरह नहीं हो सकती। या फिर जो हमारे पास ऑडिटरी नर्व गैंग्लिया होता है, स्पाइरल गैंग्लिया होता है, उसके अंडर डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि सेंसरी न्यूरल लॉस हो जाता है। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस है यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अगर मेल फॉर्मेशन है, उनकी डेवलपमेंट के दरमियान जो है कोई भी ऐसा प्रोसीजर हुआ है जिसकी वजह से डेवलपमेंट फुलफिल नहीं हो सकी है, और हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ऑसिकल्स हैं, इनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि साउंड वेव्स कंडक्ट नहीं हो पाती हैं, तो क्या हो जाता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाती है। अब सबसे पहले बेसिकली इन जो हियरिंग लॉस है उनकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉज है और मेन कॉज है वो है इन्फेक्शंस, प्रीनेटल इन्फेक्शंस, और ख़ास तौर पे जो रूबेला वायरस है उससे अगर जो है वो मदर कन्फ्रंट करना पड़ता है उसको, और रूबेला वायरस जो है उसमें जो है ट्रांसमिट हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिंड्रोम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है कि हियरिंग लॉस भी हो सकता है फीटस में। इसके अलावा और भी है कि प्री मैच्योर बर्थ है या मैटरनल डायबिटीज़ है या फिर रेटिनॉइड्स ले रही है, उसकी वजह से भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है ईयर्स की। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम और ट्रिगर जो हमारे पास कॉलिन सिंड्रोम है उसमें भी देखा जाता है कि हियरिंग लॉस जो है फीटस में कॉमन है। एंड ऑल्सो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव या एक्स लिंक्ड जीन्स के थ्रू मतलब ये हमारे पास जेनेटिक ट्रांसमिशन भी हो सकती है। अब एक्सटर्नल ईयर डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, जो फिगर नज़र आ रही है, इसमें एक्सटर्नल ईयर बच्चे का पूरा एब्सेंट है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, ये एनोशिया का केस है। और बेसिकली ये किस वजह से इसकी क्या एम्ब्रियोलॉजिकल रीज़न हो सकती है कि तो बेसिकली जो एनोशिया है वो किस वजह से होता है कि जो मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन हो रही होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उसकी एबनॉर्मेलिटी है और एबनॉर्मल डेवलपमेंट या प्रोलिफरेशन हुई है, जिसकी वजह से कंप्लीट जो एक्सटर्नल ईयर था वो डेवलप नहीं हो पाया है, और इसकी वजह से क्या हो गया, एनोशिया हो गया है। दूसरे में क्या है, माइक्रोशिया है, ठीक है, स्मॉल जो है वो ईयर है या रूडिमेंट्री ऑरिकल इसमें ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसमें क्या है कि सप्रेस्ड मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन देखी जाती है, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो माइक्रोशिया के सिम्टम्स बेसिकली जो न्यू बॉर्न्स हैं उसमें देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो माइक्रोशिया है वो डिफरेंट दूसरे सिंड्रोम्स का पार्ट भी होती है, और इसके अलावा ये एट्रीजिया ऑफ एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटस में भी देखी जाती है कि जो न्यू बॉर्न है उसको जो है वो माइक्रोशिया। सो माइक्रोशिया और एनोशिया अ बिट सिमिलर, लेकिन क्या डिफरेंस है, एनोशिया में कंप्लीट एब्सेंस है और माइक्रोशिया में सप्रेस्ड या स्मॉल ईयर है, ठीक है। और एनोशिया की क्या होगी कि फेलियर है जो मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन है उसकी, और माइक्रोशिया में सप्रेस्ड प्रोलिफरेशन है। देन क्या होता है कि एबनॉर्मल टैग्स जो है वो देखे जाते हैं या अपेंडेजेस देखे जाते हैं। तो ये हमें प्री ऑरिकुलर अपेंडेज नज़र आ रहा है जो कि मोस्टली इंटीरियर टू द एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, प्री ऑरिकुलर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑरिकल से पहले है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर के इंटीरियरली ये टैग्स या अपेंडेजेस जो है वो देखे जाते हैं। तो इनकी भी रीजंस क्या हो सकती हैं कि एक तो ये है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है वो किस वजह से बनती है, मतलब जो एम्ब्रियोलॉजिकली देखा जाए तो जो फर्स्ट आर्च के टिश्यूज होते हैं उनकी इन्वेजिनेशन की वजह से ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस बनती है। तो अगर ये इस प्रोसेस के दरमियान कोई भी खराबी आती है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है, तो उसकी वजह से ये प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस जो है वो देखे जाते हैं न्यू बॉर्न्स में। और इसके अलावा अगर मिस एक्सप्रेशन हो गई है सर्टेन जीन्स की जो कि इन्वॉल्व है इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, उसकी वजह से भी क्या होता है कि डुप्लीकेशन हो जाती है टिश्यू ग्रोथ की, और डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा अपेंडेजेस या एक्स्ट्रा टैग्स जो हैं वो बन जाते हैं। सो ये हो गए प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस एंड टैग्स। इसके अलावा होते हैं
प्री ऑरिकुलर साइनसिस या फिस्टुला। तो अब ये एक जो है इस बच्चे को क्या है कि ऑरिकुलर फिस्टुला है, ठीक है। फिस्टुला की दो ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है और इंटरनल ओपनिंग भी होती है, जबकि साइनस की एक ओपनिंग होती है एक्सटर्नली, इंटरनली इसकी कोई ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये साइनसिस और फिस्टुला कैसे बन जाते हैं? अगर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है मेसेनकाइम की, ठीक है, अगेन उसकी वजह से ये साइनसिस या फिस्टुला बन जाते हैं, या जो फर्स्ट आर्च ग्रूव है, सॉरी फर्स्ट फेरेंजियल ग्रूव है, उसके डोर्सल पार्ट की एबनॉर्मल क्लोजर होती है, ठीक है। जब ये क्लोजर कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि एक ओपनिंग रह जाएगी एक्स्ट्रा, जो कि साइनस या फिस्टुला बनाएगी। तो ये रीज़न भी हो सकती है। और एक्सटर्नल ईयर की डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है और कोई भी प्रोसेस जो है वो सही तरह अपने जो नॉर्मल पाथवे है उसको अचीव नहीं करता है, तो ये साइनस और फिस्टुला डेवलप हो जाते हैं। देन एट्रीजिया हो सकता है एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस का। तो बेसिकली एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस कैसे बन रही होती है कि जब हमारे पास बनती है तो बेसिकली इन्वेजिनेशन होती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की, और इसी इन्वेजिनेशन की वजह से क्या बनती है एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस। और जब ये बन रही होती है तो इसी के बिल्कुल नीचे क्या होता है कि यानी एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस के बिल्कुल नीचे मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन होती है जो इसका बॉटम का पार्ट है, और ये क्या बना लेता है मीटल प्लग बनाता है, जिसकी देन फर्दर कैनलाइजेशन होती है और उसकी वजह से फिर वो कंट्रीब्यूट करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो क्या होता है कि अगर इस दौरान कोई भी मैल फॉर्मेशन हो या ये जो मीटल प्लग है ये कैनलाइज ना हो सके, तो क्या हो जाता है कि एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस जो है वो डेवलप नहीं कर पाता, उसका एट्रीजिया हो जाता है। या इसके अलावा फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च हो, क्योंकि उसी के इन्वेजिनेशन से बेसिकली इसने बनना है, तो उसकी वजह से भी एट्रीजिया होता है।